मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जनरली मैंने बताया था कि आश्रित चरों में परिवर्तन होता है किसके कारण? स्वतंत्र चरों में परिवर्तन के कारण। तो उसका जो माप होता है वो लोच कहलाती है। और जब हम मांग की लोच करें तो जो मांग फलन होता है dx, जिसको मैंने बताया था, वो फलन होता है संबंधित उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय का। और ये जो सभी चर हैं px, py और i, ये स्वतंत्र चर है। इनमें परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका अध्ययन हम मांग की लोच में करते हैं। उसके बाद मैंने उसके 3 टाइप बताए थे। मांग की कीमत लोच, जो उसी वस्तु की कीमत से संबंधित होती है। संबंधित वस्तु की जब बात करें तो वो उसे कहते हैं मांग की तिरछी या आड़ी लोच। और जब आय की बात करें तो उसे कहते हैं मांग की आय लोच। उसके बाद अपन ने मांग की कीमत लोच के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अब अपन पढ़ते हैं मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। तो जनरली मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो पहली जो श्रेणी है वो है पूर्णतया बेलोचदार। तो यहाँ देखना, अगर ई जो है, ईपी की बात कर रहे हैं, ईपी या तो होगा 1 से बड़ा, या ईपी होगा 1 के बराबर, या ईपी होगा 1 से कम, या ईपी होगा इन्फिनिटी अनंत, या ईपी होगा 0। ये जो 5 वैल्यू है, अर्थात ईपी अगर 1 से छोटा लेस देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 और अनंत और 1 के बराबर, ये जो 5 वैल्यू है यही इसकी 5 श्रेणियाँ होती है। जब लोच 0 हो तो उसे अपन बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। जब लोच 1 के बराबर हो तो उसे बोलते हैं इकाई लोचदार। जब लोच 1 से कम हो तो उसे बोलते हैं बेलोचदार। जब लोच 1 से अधिक हो तो उसे बोला जाता है लोचदार। और जब अनंत हो तो उसे बोलते हैं पूर्णतया लोचदार। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शून्य की, कि लोच जब 0 हो तो क्या होता है। लोच 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ईपी होती क्या है? डेल्टा ईपी होता है मांग मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब देखना, 0 का मतलब क्या हुआ कि कीमत में कितना भी परिवर्तन कर लो, ये जो मांग की मात्रा है ये हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। नीचे वाला चाहे कितना भी चेंज हो जाए, अर्थात कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांगी गई मात्रा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। अर्थात मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसे अपन बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता हो, अर्थात मांगी गई मात्रा में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब डेल्टा क्यू कितना हो गया? Q2 माइनस Q1। और परिवर्तन हुआ नहीं है तो ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब डेल्टा क्यू अंश की संख्या है, अगर वो 0 हो गया तो पूरी ईपी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अर्थात प्रत्येक कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या रहती है? समान या स्थिर रहती है। और जो मांग वक्र बनता है वो कैसे बनेगा? इसमें देखना, ये जो मांग वक्र बनाया गया है, एक्स अक्ष पे मांग मात्रा को दर्शाया है, वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ जब ओ क्यू मांग मात्रा है और जो ये मांग वक्र है ये पूर्णतया लंबवत है, ये देख लो, इसमें बिंदु ए बी सी डी दिखाए गए हैं। जब कीमत P1 थी तब भी मांग मात्रा ओ क्यू है। जब कीमत बढ़ के P2 हो जाती है तो भी मांग मात्रा ओ क्यू रहती है। कीमत और बढ़कर P2 हो जाती है तो भी मांग मात्रा क्या रहती है? स्थिर रहती है। या फिर अपन इसको समझे इस प्रकार, जब कीमत प्रारंभ में OP थी तो मांग मात्रा कितनी है? ओ क्यू है। जब कीमत OP तो मांग मात्रा कितनी है? ओ क्यू। कीमत बढ़कर OP2 हो गई तब भी मांग मात्रा कितनी रही है? ओ क्यू की इतनी की इतनी रही है। जब कीमत बढ़कर या घटकर OP1 हो गई है तो भी मांग मात्रा कितनी रही है? ओ क्यू। अर्थात मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण लिखा है, रेखा चित्र में ओपी कीमत पर मांग मात्रा ओ क्यू है, कीमत में वृद्धि या कमी होने पर मांग मात्रा ओ क्यू ही रहती है, अतः कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और
इसलिए इसकी मांग की जो लोच होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है, और इसे बोला जाता है पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है, अब अगला आता है बेलोचदार, अर्थात कम लोचदार। वो था पूर्णतया बेलोचदार, ये है कम लोचदार। इसका मतलब ई जो है वो एक से क्या है, छोटा है। क्या एक से छोटा कब होगा, जब अंश वाली संख्या तो कम हो और हर वाली संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। अंश वाली संख्या क्या होती है, मांग मात्रा में परिवर्तन, और हर वाली कीमतों में परिवर्तन। अर्थात कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है। कीमत में परिवर्तन तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो तो उसे बोलते हैं हम बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग। अर्थात जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कम परिवर्तन होता है। जनरल सी बात है, ईपी जो है वो एक से छोटी है। एक से छोटी तभी होगी जब ऊपर वाला जो परिवर्तन है, मतलब मांग मात्रा में जो परिवर्तन है वो कम हो, किसकी तुलना में, कीमतों की में परिवर्तन की तुलना में, तो उसे कम लोचदार या बेलोचदार कहा जाता है। तो यहाँ डायग्राम देखना, ये है, यहाँ मांग मात्रा को दर्शाया है, यहाँ कीमत को दर्शाया है। प्रारंभिक कीमत ओपी है, जहाँ ए बिंदु पे टच हो रही है, यहाँ मांग मात्रा ओक्यू है। ठीक है, अब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, तो देखना कीमत तो कितनी बड़ी है, PP1, इतनी जो दूरी बड़ी है, और मांग मात्रा कितनी बड़ी है, QQ1। ये जो दूरी है QQ1, ये PP1 की तुलना में क्या है, कम है। अर्थात कीमत में परिवर्तन तो क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है, कम है। ठीक है, इस डायग्राम में दिख रहा है आपको स्पष्टली कि ये जो दूरी है वो इस दूरी की तुलना में क्या है, कम है। ये दूरी कम है, इसका मतलब मांग मात्रा में परिवर्तन कम हुआ है, तो लोच की वैल्यू कितनी होगी, एक से कम होगी। और जब लोच की वैल्यू एक से, कीमत लोच की वैल्यू एक से कम होती है, तो वो जो वक्र बनेगा वो कैसे बनेगा, कम लोचदार या बेलोचदार वक्र बनेगा। यहाँ एक डायग्राम और बनाया गया है, देखना, जब यहाँ ओपी कीमत है, ये मांग मात्रा, इसमें ओ क्यू है प्रारंभ में। ठीक है, जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई, मांग मात्रा घट के कितनी हो गई, OQ1। अब देखना मांग मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ है, QQ1 के बराबर केवल, और कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है, PP1 के बराबर हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो ये PP1 है ये QQ1 की तुलना में क्या है, कम है, इसलिए यहाँ लोच की वैल्यू क्या होगी, एक से क्या होगी, कम होगी। क्लियर है यहाँ तक। रेखा चित्र में प्रारंभ में ये जो डायग्राम है, ये जो बैल की ये डायग्राम बना हुआ है, ये बेलोचदार मांग का होता है। प्रारंभ में मांग मात्रा OQ है, कीमत में वृद्धि होने पे OQ हो जाती है, OQ1 हो जाती है मांग मात्रा। अतः कीमत में जो परिवर्तन है PP1, वो मांग मात्रा में परिवर्तन की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। देखना यहाँ OQ1, ये QQ1 जो है ये यहाँ PP1 की तुलना में क्या है, कम है, इसलिए लोच की वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी। इसे बोलते हैं कम लोचदार वक्र। ठीक है, तो उसी बात होता है इकाई लोचदार। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकाई लोचदार कब होगा, जब अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या दोनों बराबर होगी, तो यहाँ इकाई हमें प्राप्त होगा। और अंश वाली संख्या में अपन क्या लिखते हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन, और हर में क्या लिखते हैं, कीमत में परिवर्तन। और जब कीमत में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन बराबर होता है, तो इकाई लोचदार मांग प्राप्त होती है। अतः जब मांग में हुआ अनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत में हुआ अनुपातिक परिवर्तन के समान है, तो ऐसी मांग इकाई लोचदार मांग कहलाती है। और ई का वैल्यू, यहाँ ईपी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो आप देखना, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, प्रारंभिक कीमत कितनी है, OP1 है। ठीक है, OP1 पे मांग मात्रा कितनी है, OQ है, ये दिख रही है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, कीमत में वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई है, PP1 के बराबर। ये वाली जो दूरी है, कीमत में वृद्धि होते ही मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, तो ये दूरी इस दूरी की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अर्थात PP1 जो कीमत में वृद्धि हुई है, उतनी ही मांग मात्रा में QQ1 कमी हो गई। इसी प्रकार जब कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कमी कितनी हुई है, PP2 के बराबर। ठीक है, और कीमत में कमी PP2 के बराबर हुई है, तो मांग मात्रा में वृद्धि कितनी हुई है, QQ2 के बराबर। और ये PP2 है
वो Q2 के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। और जब दोनों समान होते हैं तो वो क्या कैसा वक्र बनेगा, इकाई लोचदार मांग वक्र प्राप्त होगा। रेखा चित्र में प्रारंभिक कीमत OP है और मांग मात्रा OQ है। कीमत में वृद्धि होने पे या कमी होने पे मांग मात्रा ये हो जाती है। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए लोच की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्राप्त होगी। अब है अधिक लोचदार। अधिक लोचदार कब होगा, तो आप जनरल से देखो, अंश वाली संख्या अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन, अंश में मांग मात्रा थी, मांग मात्रा में परिवर्तन तो क्या हो, ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, कीमत में परिवर्तन की तुलना में। अंश वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अंश में क्या लिखा था हमने, आश्रित चर, और अपना आश्रित चर क्या है, मांग मात्रा। तो मांग मात्रा में जो परिवर्तन है वो कीमत में परिवर्तन की तुलना में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कीमत में परिवर्तन कम है और मांग मात्रा में परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोच की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कीमत में परिवर्तन की तुलना में अधिक परिवर्तन हो तो मांग अधिक लोचदार होती है। क्लियर है। ये यहाँ डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम देखना। प्रारंभ में कीमत कितनी है, OP है, और मांग मात्रा कितनी है, OQ2 है। ठीक है, OQ2 है, सॉरी OQ है। ठीक, उसके बाद जब कीमत में वृद्धि हो जाती है OP1, तो कीमत में वृद्धि कितनी हुई है, केवल इतनी सी दूरी, इसके बराबर, PP1 के बराबर। तो मांग मात्रा में कमी कितनी हुई है, QQ1। देखो ये वाली जो दूरी है QQ1 वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, PP1 की तुलना में। इसी प्रकार जब कीमत में कमी हो जाती है, ये कीमत में कमी कितनी हो रही है, PP2, ये वाली दूरी PP2, तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है, वो कितनी होती है, QQ2। तो QQ2 क्या है, PP2 की तुलना में ज़्यादा है। अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, कीमत में परिवर्तन कम हो रहा है, इसलिए यहाँ मांग की जो लोच होगी वो 1 से क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका स्पष्टीकरण यहाँ लिखा हुआ है रेखा चित्र में। यहाँ OP पर मांग मात्रा OQ है, कीमत में वृद्धि OP1 है, कीमत में कमी होकर OP2 होने पे मांग मात्रा क्रमशः ये हो जाती है OQ1 और OQ2। तो यहाँ जो मांगी गई मात्रा है QQ1 वो ज़्यादा है कीमत में परिवर्तन की तुलना में, और यहाँ QQ2 ये भी ज़्यादा है कीमत में परिवर्तन की तुलना में, इसलिए लोच की वैल्यू क्या होगी, इकाई से अधिक लोचदार कहलाएगा। ठीक है। अगला है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार क्या होगा, ई की वैल्यू जब इन्फिनिटी के बराबर हो, अनंत के बराबर हो, ई की वैल्यू जब अनंत के बराबर हो तो वो होता है पूर्णतया लोचदार। तो अनंत कैसे लिखा जाता है, अनंत किसके बराबर होता है, हमेशा अंश में कोई भी संख्या हो उसमें अगर अपन 0 का भाग देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा, यही होता है अनंत। अर्थात नीचे वाली जो संख्या है हर वाली, वो क्या है, शून्य है। नीचे हर वाली संख्या शून्य होने का तात्पर्य ये हुआ कि जो कीमत में परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। कीमत में परिवर्तन हो ही नहीं रहा और मांग मात्रा में परिवर्तन होते जा रहा है। ठीक है। तो जब वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन या परिवर्तन होता ही नहीं है, उसकी मांगी गई मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन होता हो, तो वहाँ जो मांग की जो लोच होगी वो कैसी होगी, अनंत होगी। देखो रेखा चित्र में प्रारंभ में कीमत कितनी थी, OP थी, और मांग मात्रा कितनी है, OQ1 है। ठीक है। फिर कीमत तो स्थिर है, OP1 है, OP की OP रह गई, लेकिन मांग मात्रा बढ़ गई, कितनी हो गई, OQ2। तो जो वक्र बनेगा वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर बन रहा है, और यहाँ EP की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, और ये जो वक्र कहलाएगा वो पूर्णतः लोचदार वक्र कहलाएगा। ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा जनरली ये पता होना चाहिए कि EP की वैल्यू जो है अगर वो 1 से बड़ी है, अगर वो यहाँ से देखना, EP की वैल्यू या तो अनंत है, या EP की वैल्यू 1 से बड़ी है, या EP की वैल्यू यहाँ शून्य है, या EP की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है। या फिर EP की वैल्यू 1 है। ये 5 इसकी श्रेणियाँ अपन ने विभाजित की है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था EP की वैल्यू शून्य है, शून्य ये है। ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है। और EP की वैल्यू 1 से कम है तो ये हो गया कम लोचदार या बेलोचदार। EP की वैल्यू 1 के बराबर है यहाँ, तो ये हो गया इकाई लोचदार। EP की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये हो गया अधिक लोचदार। और EP की वैल्यू अनंत है तो ये हो गया पूर्णतया
लोचदार। तो ये होती है मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ। ठीक है, आगे अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, या फिर अपन पहले पढ़ेंगे उससे मांग की कीमत लोच की ज्ञात करने की विधियाँ, जिसमें जनरली अपन 3 विधियाँ पढ़ते हैं, जिसमें बिंदु लोच विधि, चाप लोच विधि या कुल व्यय विधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।